धन्यवाद। अगले हमारे पार्टिसिपेटर हैं, पोजीशन से ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे रक्षा मंत्रालय से डिफेंस मिनिस्टर। अपना ओपन स्टेटमेंट दीजिए 2 मिनट के अंदर, माननीय डिफेंस मिनिस्टर, माननीय सदस्य। ओके सर, ओके। धन्यवाद जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, respected jury, honorable prime minister sir, and all the elected member of this parliament. I'm extremely privileged to be the part of this assembly. Respected sir, दुनिया की 10 सबसे बड़े देश की अगर बात की जाए कि जीडीपी टॉप 10 में आती है तो चौथे नंबर पे भारत आता है। लेकिन भारत और दुनिया के 9 देशों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है। बाकी के 9 देशों ने इतिहास में कभी ना कभी दूसरे देशों पर आक्रमण किया है। भारत शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है। भारत शुरू से ही अध्यात्म, भाई बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम दुनिया को सिखाता आया है। लेकिन इसमें से हमें एक बहुत बड़ी परेशानी झेलने को मिली है, वो ये है कि हमने कभी भी अपने मिलिट्री सर्विस के बारे में नहीं सोचा। इतिहास में हमने अपने हमारी जो घेराबंदी थी, हमने घेराबंदी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिस वजह से दुनिया भर के देशों ने, दुनिया भर के आक्रामक राजनेताओं ने हमारे देश पर हमला बोला और हम लोगों को बहुत बार इसका नुकसान उठाना पड़ा। डच हो, फ्रांसीसी हो, पोर्चुगीज हो, ब्रिटिशर्स हो, अरबियन हो, जितने भी देश हैं सबने हम पर आक्रमण किया। लेकिन पहली बार 1947 में हमने पहली बार अपनी मिलिट्री को फॉर्म किया और अपने देश को घेरने की कोशिश की, सुरक्षित करने की कोशिश की। लेकिन माननीय सर, अफसोस है कि विपक्ष के जितने भी पार्टी हुए हैं उन्होंने भारत के साथ एक नाइंसाफी की है। नाइंसाफी ये है कि वो सभी नाकाम रहे हैं। आज भी हम अपने बुलेट प्रूफ जैकेट, पिस्तौल, बारूद, ये सारी चीजें विदेशों से खरीदनी पड़ती है। तो ये पिछले 70 साल के देशों में जिन राजनेताओं ने जो सत्ता पक्ष में थे, ये उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामी है। सर, ये तो थी शांति की बातें, थोड़ी सी ताकत की बातें करना चाहता हूँ। 1 मिनट का वक्त दीजिएगा सर। आज के दौर में आज 14 लाख सैनिक के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेना रखता है। आज के समय में जमीन से 5000 मीटर ऊपर सियाचिन पर दुनिया का इकलौता भारत है जहां की सेना वहां पर तिरंगा फहरा रही है। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है दुनिया में। और सर, मैं कहना चाहूंगा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉलेंट्री सेना है। वॉलेंट्री सेना का मतलब होता है स्वेच्छा से सैनिक को ज्वाइन करना। दुनिया के अन्य देशों में रूल है कि आपको मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत इकलौता देश है पूरी दुनिया का जहां पर लोगों ने वॉलेंट्री सैनिक सबसे हमारे दीवानगी को दिखाता है कि हमारे देश कितने ज्यादा संवेदनशील और क्षमा चाहेंगे माननीय डिफेंस मिनिस्टर। मैं 10 सेकंड का समय लेना चाहूंगा सर, ओनली 10 सेकंड। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। कई सदस्य सर पर पूरी दुनिया पर देश देना चाहूंगा। आपका ऑडियो प्रॉब्लम है माननीय डिफेंस मिनिस्टर। आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छी तरह, हमको सुनाई नहीं दे रही है। माननीय डिफेंस मिनिस्टर, हम क्षमा चाहेंगे आपसे। फिर नेक्स्ट पार्टिसिपेटर की ओर चलते हैं। धन्यवाद आपको। फाइनेंस मिनिस्टर माननीय वित्त मंत्रालय लवली कुमारी, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर माननीय सदस्य, आप जुड़े हुए हैं क्या हमसे? हेलो, जा रही है मेरी आवाज? हाँ ठीक है, बोलिए। क्या आवाज आ रही है, बताइए। अपनी स्टेटमेंट दीजिए। 17वीं लोकसभा की सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्षमा चाहेंगे आपसे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो।
अब जा रही है? अब नजदीक, हाँ अब आ रही है, फिर खत्म हो जाता है टाइम, इसी में आपका लैप्स हो जाएगा। जी धन्यवाद महोदय। मैं माननीय लोकसभा के माध्यम से अपने मंत्रालय का पक्ष रखना चाहूंगी। आज भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर अपने एक विशेष पहचान बना चुकी है, जिसमें सरकार की सूझबूझ समिति एवं योजनाओं का विशेष योगदान रहा है। देश की जनता ने पूरे जनादेश के साथ पार्लियामेंट में भेजा है। मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए नए आंकड़े पार करेंगे। धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। आगे ओपन स्टेटमेंट के सेशन में आगे शिक्षा मंत्रालय की ओर बढ़ते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्रालय, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं माननीय सदस्य एजुकेशन मिनिस्टर? जी महोदय नमस्कार, मेरी आवाज जा रही है क्या? जी जी बहुत अच्छा से, बहुत ही सुंदर। जी धन्यवाद आपको माननीय सदस्य। जी धन्यवाद। ओपन स्टेटमेंट दीजिए आज के सत्र में। जी धन्यवाद। क्योंकि समय कम है और मैं बहुत ही अल्प शब्दों में अपनी बातों को रखूंगा। जी एक मिनट सर सुन लीजिए, पहले आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप अपनी मूल बातों को 2 मिनट के अंदर ओपन स्टेटमेंट में रखिए। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं अपनी ओर से, अपने सरकार की ओर से सदन का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ अपने मुख्य बातों पर आते हुए, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश का, किसी भी समाज का विकास के लिए एक मुख्य रीढ़ की भूमिका निभाती है, तो मैं समय नहीं बिताते हुए डायरेक्ट अपनी नई शिक्षा नीति पर कुछ बात बताना चाहता हूं। जी जी जी, चूंकि सवाल उठता है कि पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो बदलते परिवेश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता जरूरत थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। महोदय, भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए नई शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। साथ ही साथ मैं कुछ मुख्य बातें नई शिक्षा की बता देना चाहता हूं। महोदय, नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। महोदय, हमारी मुख्य बातें ये है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GR के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल लक्ष्य रखा गया है। अभी स्कूल से दूर रहे 2 करोड़, महोदय गौर किया जाए, 2 स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। महोदय, इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। महोदय, साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि नई शिक्षा प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों के शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और महोदय पहली तथा दूसरी कक्षा में रखा गया है। इसे अगले और 5वीं क्लास को भी रखा गया है। इसके साथ साथ NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। माननीय, स्कूलों की शैक्षणिक धाराओं, पाठ्यक्रमों, गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। महोदय, अंत में मैं ये कहूंगा कि सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर भी दिया जाएगा। महोदय, धन्यवाद। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने निर्धारित समय में अपनी बात को रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपने स्टेटमेंट के सेशन में।
हेल्थ मिनिस्टर की ओर, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर। जी माननीय सदस्य हेल्थ मिनिस्टर, क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? माननीय सदस्य। जी महाशय, मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ। जी जी, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। महाशय आपकी आवाज, धन्यवाद महाशय समय देने के लिए। चूंकि जी महाशय समय का अभाव है, इसलिए मैं भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं में से कुछ प्रमुख योजनाओं का ही जिक्र करूंगा। और अभी वर्तमान समय में चूंकि स्वास्थ्य विभाग के लिए, जी महाशय मैं मुख्य बात पे ही आता हूं कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है महाशय। तो सबसे पहले मैं कोरोना से संबंधित जानकारी ही सदन के माध्यम से तमाम लोगों को देना चाहूंगा महाशय। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना बहुत ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में महाशय हम आज दुनिया में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों में से हैं। लेकिन हमारी रिकवरी रेट महाशय इन दिनों बहुत बढ़ चुकी है। हम 80.8% हमारी रिकवरी रेट हो चुकी है महाशय। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा महाशय कि हमारी जो मृत्यु दर है कोरोना के वजह से, वो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा आधी से भी कम है। दुनिया में जहां कोरोना के वजह से मृत्यु दर महाशय 3.3% है, भारत में कोरोना के वजह से मृत्यु दर महज 1.6% ही महाशय। और उसमें भी 70% जो है वो किसी दूसरे बीमारी से जो पूर्व में पीड़ित हैं उनकी मृत्यु हुई है महाशय। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में जैसे आयुष्मान भारत योजना अभी सबसे प्रमुख रूप से केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो रही है, जिसके तहत लगभग 10 करोड़ परिवार 50 करोड़ लोगों को इनकी जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक माताओं को 6 दिया जा रहा है महाशय। इसके बाद महाशय मैं मिशन इंद्रधनुष का बात करना चाहूंगा। शिशु सुरक्षा, मातृ सुरक्षा और विभिन्न प्रकार के टीकाकरण योजनाएं के द्वारा आज भारतीय स्वास्थ्य सेवा विश्व के सबसे अग्रणी सेवाओं में से एक होने वाला है महाशय। जहां कुछ समय पहले तक हम स्वास्थ्य सेवा के रूप में बहुत पिछड़े देशों में गिने जाते थे महाशय, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकलाप द्वारा, वर्तमान सरकार के सफल नीतियों के द्वारा महाशय आज हम दुनिया के अग्रणी देशों में से एक हैं। और इसका प्रमाण आपको मिला होगा महाशय कोरोना जैसे महामारी के समय में, जब पूरी दुनिया, बड़े बड़े अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली जैसे देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई महाशय। हमने और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, हमारे सफाई कर्मियों ने, हमारे नर्सों ने, हमारे डॉक्टरों ने मिल करके जिस तरह से हमने इस संकट का सामना किया है, आज संपूर्ण विश्व में भारत एक आदर्श के रूप में स्वयं को स्थापित किया है महाशय। इनके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं महाशय, लेकिन बाद में कहूंगा। स्वास्थ्य मंत्रालय क्षमा चाहेंगे आपसे, आपका समय समाप्त हो गया है। और बहुत सुंदर। तो ठीक, इसके बाद हम लोग ओपन स्टेटमेंट में ऑपोजिशन की ओर चलते हैं। जो हमारे एमपीज हैं, राहुल गांधी, माननीय सदस्य राहुल गांधी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी नमस्कार अध्यक्ष महोदय। नमस्कार आपको माननीय सदस्य राहुल गांधी जी, आप अपना ओपन स्टेटमेंट दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों की शुरुआत चंद शब्दों के साथ करना चाहता हूँ। जी जी, आपके पास 2 मिनट का टाइम है माननीय सदस्य, 2 मिनट का आपके पास टाइम है। झील में पानी बरसता है हमारे देश में सर, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता, हाकिमों और पागलों को छोड़कर बताइए कौन हंसता है हमारे देश में। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के द्वारा विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान सरकार जो कृषि सुरक्षा विधेयक बिल लाया है, मैं इसमें पूछना चाहता हूं, यह किसानों के साथ डायरेक्ट विश्वासघात है महोदय। इसमें छोटे कारोबारियों को बिचौलिया कहा गया है। हम अध्यक्ष महोदय सरकार से पूछना चाहते हैं, जब देश में किसान नहीं बचेगा, कारोबारी नहीं रहेंगे, तो देश कैसे चलेगा? ये सरकार वादा करने वाली सरकार जो है कि हम बड़े बड़े रोड बनाए, पुल बनाए, बिजली बनाए
हर कुछ लाए। आप जिस मुद्दों से सरकार में आए आप उस मुद्दों पर आइए। आपने बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने के वादा के हर साल वादा के साथ आप सरकार पर आए। आपने इस 6 साल के दरमियान महोदय 12 करोड़ बेरोजगारों की फौज तैयार करने का काम किया है। आप अध्यक्ष महोदय आयुष्मान भारत योजना की बात अभी हेल्थ मिनिस्टर जी कर रहे थे। हम पूछना चाहते हैं हेल्थ मिनिस्टर जी, इसमें 40 युवा हम लोग जुड़े हैं, एक भी युवा दिखा दे कि किसी के पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो मैं मानूंगा कि ये योजना धरातल में है। मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी द्वारा अररिया जिला के विकास के लिए बड़े बड़े वादे किए गए। अररिया जिला में इतना फैक्ट्री लगा, इंडस्ट्री लगा और इतने वो दिए गए फारबिसगंज प्रखंड का। मैं पूछना चाहता हूँ यूपीए की सरकार महोदय इस जिला में पूरे सीमांचल अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के लिए बाढ़ से निजात दिलाने के लिए महानंदा बेसिन परियोजना की शुरुआत किया गया, लेकिन आज ये सरकार आने के बाद वो योजना पूरे के दान में फेंका चला गया। हम पूछना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, आज आप लाख विकास कर लीजिए अररिया जिला का विकास, जब तक बाढ़ में नियंत्रण नहीं होगा तो अररिया जिला का विकास में आप कितना रुपया खर्च कर दीजिए वो पानी में चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज कॉलेजों में शिक्षक प्रोफेसर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, तो ये सरकार का विकास कैसा? ये सरकार का विकास कैसा? मैं महोदय पूरे देश की बात छोड़कर अपने अररिया जिला के स्कूल कॉलेजों की बात इस ओपनिंग स्टेटमेंट में आपके समक्ष रखता हूं। अररिया जिला में मात्र 2 अंगीभूत महाविद्यालय है, जिसमें एक महाविद्यालय में इस बार पीजी की पढ़ाई की स्वीकृति मिली है 100 सीटों पर। महोदय, मैं बताना चाहता हूं आज इस अररिया जिला के 2 अंगीभूत कॉलेज प्रोफेसरों की कमी रहने के कारण बंद होने के कगार में है। अररिया कॉलेज अररिया में महोदय स्थापना से 46 प्रोफेसरों का सीट सृजित किया गया, उसमें अभी मात्र 8 प्रोफेसर प्रिंसिपल लगा करके 8 प्रोफेसर ही मात्र कार्यरत है। उसी तरह हाल फारबिसगंज कॉलेज में है महोदय, फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज, वहां लगभग आधे से भी अधिक संख्या में प्रोफेसरों की संख्या खाली है। कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है। कॉलेज में जो छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई का सुविधा होना चाहिए आज महोदय वो अवेलेबल नहीं है। आप किस तरह का इंडिया बनाना चाहते हैं? आप कभी डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, स्टार्टअप इंडिया का नारा देते हैं, लेकिन ये इंडिया महोदय मैं पूरे विपक्ष के साथ कहना चाहता हूं कि यह नारा सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई है। आज सरकार द्वारा, कल ही मैंने राज्यसभा की कार्रवाई देखी, उसमें कहा गया कि 70 के दशक में किसानों को भड़काया गया कि आपके पानी से बिजली निकाल लिया जाएगा, पानी की सारी शक्तियां खत्म कर दी जाएगी। महोदय, आज कल के सदन में कुछ नेता स्टेटमेंट दे रहे थे, हम तो नाले के गैस से चाय बना रहे हैं। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं सरकार में बैठे लोगों से, ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में एक भी दुकान बता दीजिए जहां नाले के गैस से चाय बनता हो। महोदय, ये सरकार का दावा में पूरा खोखलापन है। सारा कागजों में, ये सरकार का विकास सिर्फ कागजों में हो रहा है। अब बाढ़ के समय ले लीजिए, अभी हाल फिलहाल के दिनों में अररिया जिला अभी तक बाढ़ से नहीं उबरा है। अररिया जिला में कोरोना काल में क्या स्थिति थी महोदय? आप मुजफ्फरपुर के एक रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे कि एक भूख से उसकी मौत हुआ महोदय, एक महिलाओं की मृत्यु हुई, उसके साथ में जो बच्चा था वो हमेशा मरा हुआ माँ का जो है मुंह से दुपट्टा हटाकर पूछता था, माँ जगो, अब हम लोगों को जाना है। उसे जाने का कोई साधन नहीं हुआ। यही इस सरकार में यही दावा है। कोरोना काल में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सरकार से हम पूछना चाहते हैं, अब जिस बेरोजगारी के कारण आज पूरा देश का युवा भटकने पर मजबूर है, आपकी सरकार में लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है। आपको चुनाव, अभी बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी को बिहार याद आया है। बिहार में बड़ी बड़ी रेल परियोजनाएं
बड़ा बड़ा पेपर में होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगाता। हम पूछना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये होर्डिंग चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा। आज अररिया जिला के विकास के लिए अररिया 0 माइल से सिल्लीगुड़ी तक जाने वाले रोडों को आज तक नेशनल हाईवे का दर्जा नहीं दिया गया। हमारे यूपीए की सरकार में अररिया कोर्ट स्टेशन से गलगलिया तक रेलवे लाइन की स्वीकृति दी गई, आज तक वह काम धरातल पर नहीं हुआ। फारबिसगंज से सहरसा तक रेलवे लाइन का काम चालू किया जा रहा था, आज तक उस काम में आज तक कोई वृद्धि नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहते हैं कि यह सरकार क्या कर रही है। यह सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे और दावों से नहीं चलती, सरकार को काम जमीन पर उतारना चाहिए। सरकार धन्यवाद राहुल गांधी जी, आपको धन्यवाद। ओपन स्टेटमेंट जी क्षमा चाहेंगे आपसे। अब ओपनिंग स्टेटमेंट में हम ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय सदस्य पप्पू यादव जी को सुनना चाहेंगे। पप्पू यादव जी, माननीय सदस्य, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? पप्पू यादव जी जी सुन पा रहे हैं। जी, आप 2 से 3 मिनट के अंदर अपना ओपन स्टेटमेंट दीजिए। जी, युवा सांसद कार्यक्रम में मौजूद सम्मानित आदरणीय अतिथिगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सरकार को सुझाव देने के लिए कहा, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। सभा में मौजूद हमारे साथी सांसद, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की जीडीपी, तो सरकार को ये करना चाहिए कि जांच जो प्राइवेट लोगों के हाथ में है, जांच घर को पंचायत स्तर पर करवाया जाए। मेरा आग्रह है सरकार से कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जांच होता है उसको पंचायत स्तर पर करवाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका शोषण होता है जांच के ही थ्रू। साथ साथ सरकार ने ईबीसी लाया, सवर्णों का आरक्षण दिया, जानकर बहुत खुशी हुई, समर्थन भी किया। और यही चाहते हैं कि जांच जो कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट का बीमारी है, तो गरीब तबके के लोगों को, जैसे कि जिसके पास मिनिमम 2 बीघा जमीन हो, तो इस प्रकार के लोगों को कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट की बीमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में मुफ्त कराने की व्यवस्था करवाया जाए। साथ ही साथ सरकार से हम यह आग्रह करना चाहते हैं कि भारत जो कि कृषि प्रधान देश है और कृषि गांव में होती है, किसान गांव में खेती करते हैं, तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की अति आवश्यक होती है किसान के लिए, तभी विकसित हो पाएगा कृषि। और साथ ही साथ कृषि शिक्षा जो है, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस पर जोर दिया जाए, इसको विकसित करने का काम किया जाए। और कृषि जांच घर जो होता है, मिट्टी प्रयोगशाला है, इन सब चीज एक प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि किसान गांव में होते हैं और गांव में अगर इसका प्रयोगशाला रहेगा तो उससे किसान को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं, कृषि शिक्षा पर आप जोर दीजिए ताकि किसान उससे लाभान्वित हो सकें। और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि पीडीएस डीलर जो होते हैं, यानी कि कोटा वाले जो डीलर होते हैं, उनको आप कमीशन ना दे करके उसे भत्ता या वेतन देने का काम करें। उसको कमीशन ना देकर भत्ता और वेतन देने का अगर काम करेंगे आप, तो लाभुक जो होते हैं उसको सही राशन मिल पाएगा, उसको सही राशन कमीशन के चलते नहीं मिल पाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं कि वो प्रत्येक प्रखंड स्तरीय एक छात्रावास का व्यवस्था करे और उसको कोचिंग मुफ्त दिया जाए, ताकि गरीब तबके के लोग, दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को सही शिक्षा प्रदान करवा सके। और साथ ही साथ हम सरकार से यह भी आग्रह करना चाहते हैं कि रेलवे का जो परीक्षा होता है वो कंप्यूटराइज हो गया है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है, तो फिर बच्चों को एक राज्य से दूसरे राज्य परीक्षा देने क्यों जाना पड़ता है? उसको
सटे हुए जिले में परीक्षा करवाया जाए, क्योंकि अगर दूसरे राज्य बच्चे जाते हैं तो 3,000 से 5,000 के बीच में उसका खर्च आता है। और रेलवे का परीक्षा कौन देता है? गरीब ठेले वाले का बेटा देता है, मजदूर का बेटा देता है, छोटे तबके किसान के बेटे देते हैं, और वो प्रीफर नहीं कर पाता है 3,000 से 5,000 तक, और वो अपने बच्चों को भेज नहीं पाता है एग्जाम दिलाने के लिए। अगर ऐसी सुविधाएं सरकार प्रदान कर देती है कि उसके सटे हुए या गृह जिले में कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम करवाए, तो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को यह सुविधा प्रदान करके लाभान्वित करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। अब जब हम लोगों ने अपनी योजनाओं के बारे में बात रखा था तो उसमें काफी सारी बातें मैंने कह चुकी थी, मगर चूंकि समय अल्प है इसलिए करके मैं बिहार के संदर्भ में हमारे एनडीए सरकार की जो उपलब्धता है उसके बारे में आज मैं प्रकाश डालना चाहूंगा महोदय। और मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि मूलभूत सुविधाएं जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी सरकार इंफॉर्मेटिव स्टेटस की बात करती है, उसके तहत महोदय 1,40,000 मेगावाट बिजली 5 साल में उत्पादन किए हमारे एनडीए की सरकार ने। और आपको यह बताते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि बिहार में जितनी खपत की बिजली उत्पादन होनी थी उससे दुगुनी बिजली आज हम पैदा कर रहे हैं महोदय। और शहरी इलाकों में लगभग 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है, वही ग्रामीण इलाकों में 20 से 22 घंटे बिजली महोदय मिल रही है। और 1,000 दिनों के अंतर्गत हमारी सरकार का यह निर्णय था कि देश के सभी गांवों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाए। तो ये बात भी मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि सिर्फ 923 दिनों के अंदर महोदय, 923 दिनों के अंदर हमने ये टास्क कंप्लीट किया। और आज बिहार का कोई भी गांव ऐसा छूटा नहीं है जहां पर बिजली नहीं पहुंच रही है। उनके अलावा बक्सर थर्मल सुपर पावर जनवरी 2024 में ये पूरा होने जा रहा है महोदय। मैं चूंकि तथ्यात्मक बात ज्यादा रख रहा हूँ, पूरे शब्द में बताया गया था कि तथ्यात्मक बात ज्यादा करें। उनके साथ ही साथ 620 सब स्टेशन महोदय, काफी खुशी की बात है कि पूरे बिहार में 620 सब स्टेशन, जिसमें कि 80% सब स्टेशनों का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके तहत महोदय मैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम, उसके तहत मैं बताना चाहूंगा कि 2 करोड़ जनधन के महिला लाभार्थियों को महोदय इस कोरोना काल में गैस के लिए डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसे गए हैं महोदय। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये 2 करोड़ जनधन के महिला लाभार्थियों को महोदय, ताकि हमारा जो एक संकल्प है कि सबका साथ विकास और सबका साथ, इस कड़ी के तहत, और जैसे कि समाज के अंतिम पंक्ति का विचार नहीं हो, इस समावेशी विचार के तहत ही, तो बहुत बड़ी ये आंकड़ा है। उनके साथ ही महोदय प्रधानमंत्री 2.5 करोड़ पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं प्रधानमंत्री मकान योजना के तहत महोदय। और पूरे देशवासी का मैं आंकड़ा कह रहा हूँ और काफी खुशी हो रही है कि लगभग बिहार में भी 40 लाख पक्के मकान बनकर के तैयार है महोदय। और मकान सिर्फ एक ही कमरों का नहीं, 3 से 4 के महोदय का। माननीय सदस्य महोदय मुझे समय देंगे थोड़ा 1 मिनट और मैं। माननीय सदस्य बताएं सर। आधा मिनट का टाइम है माननीय सदस्य, जल्दी कीजिए महोदय। 1 मिनट है, क्योंकि महोदय काफी सारी योजनाएं हैं, मुझे थोड़े समय चाहिए। उनके साथ ही साथ महोदय मैं अगर बात करना चाहूंगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की महोदय, तो ट्रांसफॉर्मेटिव कार्यक्रम की बात करते हुए हमारी सरकार ने इस वर्ष जो 15 अगस्त को इसी साल महोदय लाल किले के प्राचीर से जो मेरी उद्घोषणाएं थी कि पूरे ग्राम को डिजिटल फाइबर माध्यम के द्वारा पूरे भारतवर्ष को, उसकी सफलता की खुशी बताते हुए पूरी इसकी शुरुआत बिहार से ही हो रही है। और इनके साथ जिस प्रकार की हम बात करते थे डिजिटल इंडिया की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, ई स्कॉलरशिप की महोदय, ई हॉस्पिटल की, ई नैम किसानों के लिए, साथ ही साथ आयुष्मान भारत महोदय, इन सारे सपनों को अगर साकार करना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स हमारे शहरों से अधिक हो। इसके तहत महोदय 12,50,000 करोड़ की योजना के साथ इंटरनेट फाइबर हर गांव में पहुंचाया जा रहा है महोदय, और बिहार उसमें अग्रणी राज्य बन रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 45,945 गांवों को बिहार के इंटरनेट फाइबर से जोड़ा जाएगा। उसके तहत अररिया का फॉरबिसगंज का हरिपुर गांव उदाहरण है महोदय, पहला ऐसा प्रखंड पंचायत बना है अररिया का हरिपुर गांव, जहां पर की ये फाइबर की ये काम पूरी हो चुकी है और वो बिल्कुल इंटरनेट वहां के ग्रामीण यूज कर रहे हैं। ये काफी खुशी है कि ये पहला बार हमारे अररिया जिला को ही प्राप्त हुआ है। उसके तहत महोदय छोटे से आधा सेकंड का समय मैं और लूंगा महोदय। उनके तहत एक आयुष्मान भारत के बारे में बात की गई थी, तो मैं आज आंकड़ा भी देना चाहूंगा। 5.43 करोड़ परिवार रजिस्टर्ड हुए आयुष्मान भारत के तहत महोदय।
और खुशी होते हुए बताते हुए कि 33,15,000 परिवार सिर्फ बिहार भर में रजिस्टर्ड हुए हैं और हमारे आईटी मिनिस्ट्री की जो डिपार्टमेंट है CSC उसने इसको करके दिखाया है और कम्युनिटी क्षेत्र में स्किल्ड वर्कर के लिए उपलब्ध हो रहे हैं और आत्मनिर्भर युवाओं के लिए। बाकी सब में मैं अपनी आगे बात रखूंगी क्योंकि समय अवधि कम है, तो धन्यवाद महोदय समय देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद माननीय सदस्य। जब आपने बात उठाई थी तो आपने कोरोना बोल रहा था, आगे से ध्यान रखिएगा और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद माननीय सदस्य। अब हम गृह मंत्रालय की तरफ बढ़ते हैं। होम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर, ओपनिंग सेशन में ओपनिंग स्टेटमेंट में माननीय हमारे जो सेकेंड पार्टिसिपेटर हैं होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय से। सबसे पहले सभापति महोदय, कार्यक्रम में मौजूद जितने भी प्रधानमंत्री गण हैं, हमारे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्रालय और कृषि मंत्री, सभी हमारे सरकार के सभी मंत्रियों और विपक्ष के बैठे तमाम नेताओं और यहाँ सभा में मौजूद सदन में अतिथिगण को मेरा सुप्रभात। जी, मैं होम मिनिस्टर अमित शाह एक मिनट माननीय सदस्य होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय से चाहता हूँ। एक मिनट। गृह मंत्रालय के द्वारा भारत में जो कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुआ वैसा ही स्वर्णिम विकास इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाई है। इससे पहले किसी भी सरकार ने भारत के होम अफेयर के बारे में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ी किया। इसके अंतर्गत आंतरिक मामलों, सीमा सुरक्षा, देश की व्यवस्था, हर एक विभाग में हमारे मंत्रालय ने अच्छी काम किया है। जैसे इससे पहले बजट सत्र की ही बात करें तो 19-20 का जो बजट सत्र था और उससे कई गुना बढ़ा के 20-21 के बजट सत्र को बढ़ा गया। इसके तहत 1.67 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। इसके लिए खासकर हम लोग पुलिस और जनगणना जो करेंगे अगले 2021 में, उसके लिए भी हम लोग कार्य पर खर्च करेंगे। साथ ही हम धारा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर जो राज्य थे उसमें उसको हम 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटे। उसके लिए विकास के लिए इस बजट सत्र में हम लोगों ने काफी अच्छा रकम उसके लिए दिए। इसके तहत धन्यवाद माननीय होम मिनिस्टर सर। माननीय सदस्य होम मिनिस्टर जी, आपका समय समाप्त होता है सर। धन्यवाद आपको। अब सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन आवर की ओर चलते हैं।